वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 16 जुलाई 2021 और 16 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आपकी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर अपने चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। बिहार करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना है। आप जाइए चैनल पे और सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिए, क्योंकि इन सभी परीक्षाओं में आप कह सकते हैं 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुए जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई किया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 146 मामलों की सुनवाई पहले दिन किया गया था। अब ये जनता दरबार क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, कम से कम कह सकते हैं 10 से 12 प्रश्न बने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ से आपके प्रश्न बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रोजाना कहता हूँ, आप रोजाना वीडियो को देखिए, वीडियो देखने का आदत बनाइए, एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे वीडियो इस समय में देखना है। ये कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, जैसे कि आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं। तो बिहार के सभी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे करंट अफेयर सफिशिएंट है। अब यहां पे इसका जो राइट आंसर था हमारा था ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और जुलाई माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम है सेव द सेवियर्स। और इसके अतिरिक्त 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। और इस वर्ष का जो भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस था ये 66वां स्थापना दिवस था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और 4 जुलाई को ही अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था। और 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। यहाँ पर मैं आपको ये सारे सेक्शन इसलिए मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जब बार बार चीजों को देखेंगे तो आपको दोबारा समय निकाल के इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चीजों को एक मंथ तक लगातार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एक प्रश्न, चाहे वो थीम वाले सेक्शन हो चाहे वो दिवस वाले सेक्शन हो, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने ये सारी जगह को खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये सारे दिवस का थीम निर्धारित नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे अगला है 9 जुलाई। तो 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका जो थीम है ये है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस और उसके अलावा पेपर बैग दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और 13 जुलाई को शहीद दिवस जो कि कश्मीर में मनाया जाता है। भारत में कई ऐसी तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज से 2 दिन पहले शायद दिया था। और यहाँ पर जो ये 13 जुलाई के बारे में लिखा गया है, तो शहीद दिवस ये 13 जुलाई को जो मनाया जाता है ये कश्मीर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस और 15 जुलाई को थेरापंथ स्थापना दिवस जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और आज है हमारा 16 जुलाई और आज है साझा सेवा केंद्र यानी कि सीएससी दिवस। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा। और यहाँ पर एक जानकारी आप ले लीजिए कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ है। और इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं इस पीडीएफ में जो प्रश्नों की संख्या है ये है 2500 से अधिक प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये वॉल्यूम 1 है। इस पीडीएफ को अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ से जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी समझ ये आएगी कि आप प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम की रूपरेखा को आप समझेंगे, उसके अनुसार आप तैयारी करेंगे। तो इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो बहुत सारे लोग इसे डाउनलोड किए हैं, तो आप भी इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी डिस्कस करूंगा।
तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? ये भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की घोषणा के अनुसार बिहार में कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इस कार्यक्रम का आपको नाम याद रखना है कि कायाकल्प कार्यक्रम के तहत ये मतलब कि 11 जिलों के 34 स्वास्थ्य केंद्र को पुरस्कृत किया जाएगा और इसकी घोषणा भी हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इन सभी विजेता अस्पतालों को कुल 1.33 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक पुरस्कार राशि बेगूसराय जो कि 50 लाख यहाँ के अस्पतालों को मिलेगा। यानी कि बेगूसराय जिले को मतलब कह सकते हैं बेगूसराय जिले के तहत जितने भी अस्पतालों का चयन हुआ है तो यहाँ पर सभी अस्पतालों को मिला गया, यानी कि बेगूसराय के सभी अस्पतालों को मिला के इस जिले को 50 लाख रुपए और फिर वहीं पे दूसरे स्थान पर भागलपुर और तीसरे स्थान पर बांका जो कि भागलपुर को 29 लाख और बांका को 13 लाख रुपए की राशि यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। इस सूची में बेगूसराय पहले स्थान पर है। बेगूसराय के जितने भी अस्पतालों का यहाँ पे चयन हुआ है, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र का चयन हुआ है इस पुरस्कार के लिए, तो यहाँ पर कुल राशि जो बनेगी ये 50 लाख रुपए है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में यानी कि जुलाई 2021 में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा? बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दस्त की वजह से होने वाले शिशु मृत्यु दर को खत्म करने के उद्देश्य से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन बिहार का पूर्वोत्तर जिला पूर्णिया में 15 से 29 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बिहार के पूर्वोत्तर जिला जो कि पूर्णिया जिला है और यहाँ पर 15 से 29 जुलाई 2021 तक ये पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसका पूरा नाम है सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि शिशु मृत्यु दर को मतलब खत्म करने के उद्देश्य से इसका मतलब आयोजन किया जाएगा 15 से 29 जुलाई 2021 के बीच। अब यहाँ पे पूर्णिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया कि पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर है और यह नगर स्वास्थ्य सेवा, मोटर पार्ट, अनाज और किराना मंडी के कारण पूरे पूर्वी भारत में विख्यात है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पूरे बिहार में जूट की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? तो ये पूर्णिया जिले में होती है। पूर्णिया जिले में आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो मंडी है ये मतलब पूरी तरह से विस्तार है, मतलब कह सकते हैं बिहार का एक मतलब बहुत बड़ा मंडी आप कह सकते हैं कि पूर्णिया जिले में है। तो यहाँ से जूट का जो मतलब कारोबार होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि मतलब कि मंडी के बारे में जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? तो किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है? इस पहल का नाम याद रखिए, लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। तो इस पहल की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार के मोतिहारी जिले से की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि कोरोना काल में कोई भूखा न सो जाए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की ओर से लालू की रसोई नामक पहल की शुरुआत की गई थी कुछ दिन पहले। और अब हाल ही में बाढ़ में भी लोगों की मदद करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है जिसका नाम है लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार। इस नई पहल का नाम आपको याद रखना है। लेकिन कुछ दिन पहले इस मतलब पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मतलब कि कोरोना काल में मतलब इस संक्रमण को देखते हुए गरीब लोगों के लिए मतलब एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था मतलब कि लालू की रसोई। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में बाढ़ की समस्या को देखते हुए, जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ का प्रकोप है उसकी समस्या को देखते हुए अभी हाल ही में लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार नामक इस पहल का शुरुआत किया गया आरजेडी के द्वारा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर इस पहल की शुरुआत बिहार के मोतिहारी से की गई है। ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए, अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ये याद रखिए, ये जून माह के लिए पूछा जा रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोफी एक्लेस्टोन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को नामित किया गया है। और वहाँ पे अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को नामित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को नामित किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है इंग्लैंड के नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे, और यहाँ पे दूसरे इमेज में आप देख रहे हैं इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन। तो इन दोनों को भी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है पुरुष और महिला वर्ग में। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जनवरी से लेकर के जून तक जितने भी मतलब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं वो सारा का सारा यहाँ पर सूची है। इस सूची को ध्यान पर देखिए, आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम सारे को देखते हैं। अगर हम जनवरी माह की बात करें तो जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर बात करें तो महिला वर्ग में शबनम इस्माइल जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, इनको मतलब चुना गया। और वहीं पे पुरुष वर्ग में भारत के ऋषभ पंत को। और फरवरी माह की अगर हम बात करें तो फरवरी माह में महिला वर्ग में टेमी ब्यूमेंट जो कि इंग्लैंड के, इन्हें चुना गया। और वहीं पे पुरुष वर्ग में भारत के रविचंद्रन अश्विन को चुना गया। और मार्च माह की अगर बात किया जाए तो लिजे लेली जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनका चयन किया गया। और वहीं पे पुरुष वर्ग में भुवनेश्वर कुमार जो कि भारत के हैं, इनका चयन किया गया। और वहीं पे अप्रैल माह में एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और यहाँ पे पुरुष वर्ग में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के, इन्हें चयन किया गया। और मई माह में हम बात करें कैथरीन ब्रेस जो कि स्कॉटलैंड की है, और वहीं पे पुरुष वर्ग में मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश के हैं, इनका चयन किया गया। और वहीं पे जून माह में अभी हाल ही में इसका घोषणा किया गया, तो जून माह में इंग्लैंड के सोफी एक्लेस्टोन और वहीं पे न्यूजीलैंड के ड्वेन कॉनवे का चयन किया गया। इस सूची को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, इसमें मतलब पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में अभी तक मतलब कह सकते हैं जनवरी में ऋषभ पंत एक भारतीय है, फरवरी में पुरुष वर्ग में मतलब रविचंद्रन अश्विन एक भारतीय है, और मार्च में भुवनेश्वर कुमार एक भारतीय है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक इस वर्ष 2021 में 3 भारतीय को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, जो कि जनवरी फरवरी मार्च ये कंटिन्यू 3 मंथ में चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। और भाई पाकिस्तान इस सूची में मात्र एक खिलाड़ी जो कि बाबर आजम है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिल रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दायित्व है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे रेगुलर व्यूअर बन सकते हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत सुनियोजित तरीके से होगी। ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपका मतलब एग्जाम तक सारे करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये आपसे मेरा वादा है। जिस प्रकार से मैं जनवरी से अब तक आपके साथ लगा हूं, ये कंटिन्यूटी बना रहेगा और मैं एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा। तो इसे ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए। यहां से मतलब आपके सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहां पे बात आई है आईसीसी की, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की चर्चा हुई। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको ध्यान रखना, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीसी के सिद्धांत की। तो आईसीसी का सिद्धांत यानी मोटो क्या है? तो आईसीसी का मोटो है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके सदस्य देश जो है 104 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और इसके भी वर्तमान में सीईओ बने हैं जोफ एर्लाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इससे पहले इसके जो सीईओ थे ये मनु साहनी थे जो कि भारत के थे। अभी हाल ही में ये मतलब कि इस्तीफा दिया और अभी हाल ही में इसके मतलब कि वर्तमान में मतलब सीईओ बने हैं ये जोफ एर्लाडिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। चलिए अब यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसकी घोषणा की है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इस योजना के तहत राज्य के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि इस शुल्क में छूट दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिक दोपहिया और फिर कारों को मिलाकर कह सकते हैं 10,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 20 लाख रुपए तक की मतलब प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये सारी जानकारी यहां से आपको याद रखना। यहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि है इसके तहत यहाँ पर मिनिमम 10,000 है और अधिकतम 20 लाख रुपए है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अभी घोषणा 2021 में जो की गई है, ये की गई किसके द्वारा? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। और अभी यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की स्थिति है और महाराष्ट्र भारत का एक राज्य
राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गणना भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। यानी कि भारत का जो सबसे समृद्ध शहर है वो कह सकते हैं मुंबई है। महाराष्ट्र का मुंबई सबसे समृद्ध शहर है और महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र सबसे कि अमीर कि राज्यों की सूची में है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये महाराष्ट्र की जो मुंबई है ये भारत का आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की दो राजधानी है जो कि आप कह सकते हैं दिल्ली और मुंबई, ये दोनों राजधानी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र के गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल है यह भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की जो राजधानी ये मुंबई है और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से महाराष्ट्र से संबंधित आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के भीम यूपीआई ऐप सेवा का शुभारंभ भूटान में किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ई क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है। निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और वहीं पे दूसरा आंसर भी यहाँ पे सही होगा, जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे ल्यूनपो नाम के शेरिंग। तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री और वहीं पे ल्यूनपो नाम के शेरिंग जो कि ये भूटान के वित्त मंत्री हैं। तो अभी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से अभी हाल ही में भूटान में भीम यूपीआई सेवा का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्यूनपो नाम के शेरिंग ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समारोह में भारत के भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ भूटान में किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भूटान में इसका शुभारंभ किया गया संयुक्त रूप से भारत के वित्त मंत्री और कि भूटान के वित्त मंत्री के सहयोग से। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भूटान में इस सेवा को लागू किए जाने का वादा किया गया था। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान यात्रा पर गए थे तो उस वक्त यहाँ पर ये कि वहाँ ये वादा किया गया था कि भूटान में इस भीम यूपीआई सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इस वादे को पूरा करते हुए कि इसका शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में भीम ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस तरह के, और मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी सुनियोजित तरीके से होगी। जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आप यहाँ पे वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं कि हमारे मटेरियल किस प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ से आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज कीजिए, डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए। 4 से 5 आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, वहां से आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना या फिर नहीं। लगभग 1300 मेंबर हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं अब तक, तो आप भी इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? किस खिलाड़ी ने यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में फुटबॉल के यूरो कप फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को हराकर खिताब पर अपना कब्जा किया। कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न आया था कल वाले वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इटली ने एक खिताब को जीता है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस टूर्नामेंट में पुर्तगाल के सुपर स्ट्राइकर कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक 5 गोल कर यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर गोल्डन बूट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जो लोग नहीं जान रहे होंगे गोल्डन बूट आखिर होता क्या है। तो गोल्डन बूट अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक गोल करते हैं। तो अभी हाल ही में पुर्तगाल के जो कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शेर बहादुर देवा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किस देश में? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल में नया प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि हाल ही में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता शेर बहादुर देवा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने केपी शर्मा ओली की जगह लिया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। ये नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय का आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं। तो नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश दिया था और इसी आदेश का पालन करते हुए राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अभी हाल ही में शेर बहादुर देवा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया नेपाल का। तो यहाँ से आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ये किनका स्थान लिए हैं? तो केपी शर्मा ओली के स्थान पर ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे बात आई है नेपाल की, तो नेपाल से संबंधित कुछ चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है और नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है। नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी है और नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा कह सकते हैं हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया कि नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया है कि संसार की सबसे ऊंची
संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है, जिसमें कि संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, जिसे हम लोग एवरेस्ट की चोटी के नाम से जानते हैं। लेकिन एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में वहां पर एक स्थानीय नाम सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना, जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर भी स्थित है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, जो कि मतलब नेपाल देश का सबसे बड़ा नगर है काठमांडू। और राज्य भाषा जो है ये नेपाली है। मुद्रा जो है यहाँ पर कह सकते हैं रुपया है। और राष्ट्रपति भी वर्तमान में है विद्या देवी भंडारी। और अभी हाल में मतलब नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये शेर बहादुर देउवा बने हैं। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखें। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तक द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। ऑप्शन नंबर ए एंड डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, यहाँ पर बस इतना ही आप याद रखिए। हालांकि ये नाम बहुत बड़ा है, बस आप इतना याद रखिए द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज के जो लेखक हैं ये शिवम शंकर और आनंद वेंकट नारायण है। और यह पुस्तक को हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। अब यह पुस्तक मूल रूप से मानव इतिहास से संबंधित है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक जो है ये अभी हाल में शिवम शंकर और आनंद वेंकट नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य में फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? ये आयोजन होगा फरवरी 2022 में, लेकिन इसका नाम होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ये अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोरोना संक्रमण की वजह से देरी हुआ है। अब यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार हरियाणा में फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह पहले 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण से मतलब इसमें देरी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका जो आयोजन होगा ये फरवरी 2022 में होगा, लेकिन नाम जो होगा इसका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होगा। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में आयोजन इसका हरियाणा में होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कौन सा मतलब केंद्र शासित प्रदेश? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में लद्दाख सभी निवासियों और अतिथि आबादियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि आप कह सकते हैं प्रवासी मजदूर, होटल श्रमिकों और नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी यानी कि मतलब कि इस केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी निवासी अभी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया अतिथि आबादियों को भी, यानी कि सभी नागरिकों को यहाँ पर मतलब कि टीकाकृत किया जा चुका है, ठीक है? तो ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित बना है लद्दाख। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लद्दाख में रहने वाले लगभग 6821 नेपाली नागरिकों को भी टीकाकृत किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बस इतना है कि मतलब पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, जो कि अभी हाल ही में मतलब सभी नागरिकों का टीकाकरण किया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर होगा अशोक चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस पर बता दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के लेखक अशोक चक्रवर्ती, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि वे वर्तमान में हरारे में जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर्स कॉलिन इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हरारे शब्द का प्रयोग किया गया है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है और वहीं पे मतलब कि ये वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर मतलब कि कार्यरत हैं, जो कि जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ मतलब कि सलाहकार के तौर पर कार्यरत है। कौन? ये अशोक चक्रवर्ती, जो कि मतलब एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो इन्होंने ही ये पुस्तक अभी हाल ही में लिखा है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो कुछ देर पहले मैंने आपको एक पुस्तक के बारे में बताया था, उस पुस्तक और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस पुस्तक का, जो कि अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है, द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, तो दोनों पुस्तक का जो मतलब प्रकाशन किया जाएगा ये हार्पर्स कॉलिन प्रकाशन के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये भी चर्चे में है, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर हमें डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप इसके बारे में लिखिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेमो PDF के तौर पर कुछ PDF मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना या फिर नहीं।
ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। अब घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा, सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिक अंक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिक अंक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ में 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।